हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी बॉटनी की टीचर SRIB ग्रुप ऑफ कॉलेज से आपके लिए बॉटनी सेकंड पेपर के कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। मैंने एक लास्ट वीडियो भी प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स बताए थे और आपको पैटर्न बताया था कॉलेज में कैसे पेपर आएगा और आप कैसे क्या उसको करोगे। आपको पता है ये पेपर जो है आपका, ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है, मतलब इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। तो आपका इसके पेपर के लास्ट में इसके बाद आपका एक मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड किया है। उस मॉडल पेपर को आपको जैसे पेपर में आपका 3 घंटे में सॉल्व होता है वैसे ही आपको घर पे बैठ के 3 घंटे में एक्यूरेट समय देकर 3 घंटे में ही कोशिश करनी है कि वो पूरा मॉडल पेपर आप सॉल्व कर सको और उसको वैसे ही लिखो जैसे आपको पेपर में कॉपी लिखनी हो। माइंड सेट करके उसको करिएगा स्टूडेंट्स। और जो भी आपको लगे कि नहीं मेरी नीड नहीं कंप्लीट हो पा रही, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप नंबर जो कॉलेज के दिए गए उसमें आप अपनी क्वेरी सेंड करिएगा। मैं जैसा भी हो सकेंगे उस क्वेरी को आपकी दूर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आप देखिए, पहले पेज में आपका क्या लिखा है, बॉटनी का सेकंड पेपर का नाम पता है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गे, लाइकेन और ब्रायोफाइट। इसमें क्वेश्चन कुछ मैं पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। अब क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें एल्गे हैबिटास, मतलब अब एल्गे कैसे रहते हैं उसका आवास आपको बताना है। तो देखिए लिखा है, शैवाल प्रायः बहने वाले या स्थिर ताजा जल के जलाशयों, नम स्थानों, अलवणीय तालाबों, गड्ढों, नालियों, नदियों में पाए जाते हैं। फ्रियोफाइसी तथा रोडोफाइसी वर्ग के एल्गे प्रायः समुद्र, झीलों तथा समुद्र जल में पाए जाते हैं। अनेक जंतुओं के शरीर पर कुछ शैवाल पाए जाते हैं। आवास के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल जो होता है वो मोस्टली मॉइस्चर स्थान पे जहाँ पे पानी होता है वहां पर पाए जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है स्थलीय शैवाल, दूसरा नंबर है जलीय शैवाल और तीसरा नंबर है अन्य शैवाल। अन्यवास होते हैं स्नो एल्गे, लिथोफिटिक एल्गे और थर्मल एल्गे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंजियोस्पोर और एपिलेनोस्पोर और आपका फाइटोप्लैंक्टन, ये आपको पढ़ने हैं। ये आपको पता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको आप तभी तीनों का अध्ययन अच्छे से करिएगा। देखिए पहले क्या है, सिंजियोस्पोर। बाउचेरिया में सिंजियोस्पोर प्रायः थैलस शाखाओं पर बनते हैं, मतलब कि ऊपरी शाखा पे थैलस के बनते हैं बाउचेरिया के। यह प्रायः अनुकूल दशाओं में होता है। चल बीजाणु मिलकर एक बहुपक्षीय संयुक्त चल बीजाणु का रूप धारण कर लेते हैं, इन्हें सिंजियोस्पोर कहते हैं। जिसमें चल बीजाणु ऊपर होते हैं उस क्या करते हैं वो लोग, जो स्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल के सिंजियोस्पोर्स का रूप धारण कर लेते हैं। ये आपका हो गया सिंजियोस्पोर। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन जो है वो आपका लिखा हुआ वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन शैवाल आदि सूक्ष्म पौधे जो तालाब में इतनी गहराई तक फैलते हुए मिलते हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। पादप प्लवक केवल तालाब में ही नहीं वरन झीलों, समुद्रों में भी अति महत्वपूर्ण उत्पादक है। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, यूग्लिना आदि। मतलब फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ऐसे शैवाल जो नदियों में उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, तैरते हुए दिखाई देते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेट्रोसियस फिलामेंट्स क्या होते हैं। हेट्रोसियस फिलामेंट उन्नत शैवालों का लक्षण है। जो आपके उच्च कोट के शैवाल होते हैं उनमें ये हेट्रोसियस फिलामेंट पाया जाता है। इन अलगे के फिलामेंट में 2 प्रकार के शाखाएं एक दूसरे के समकोण पर होती है। क्या होती है, जो इनके एल्गे की शाखाएं होती हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे होती है। इन्हें विषम तंत्र या विषम शाखाएं भी कहते हैं। मतलब इनको हेट्रो फिलामेंट या हेट्रो ब्रांचेस भी कहते हैं। ठीक है, हेट्रोसियस फिलामेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सियान और दूसरी होती है उन्नत। हेट्रोसियस फिलामेंट के उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, स्ट्रीजियोक्लोनियम आदि। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए उससे पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही सरल आंसर है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए कुल ऑसिक्लोरिसी को छोड़कर जो आपका ऑर्डर आपकी क्लास जो है ऑसिटियोलेसी
को छोड़कर साइनोबैक्टीरिया के अन्तंतुवत सदस्यों जैसे नॉन स्टॉक में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है। मतलब जो आपकी एसिटोरेसिस कुल है उसको छोड़कर और जो कुल हैं उनमें नॉन स्टॉक प्रकार की विशिष्ट सेल्स पाई जाती हैं जो कि हमारी हेटेरोसिस्टिड कहलाती हैं। इनके स्थित पेंटिक्लेरी या बेशल होती है। हेटेरोसिस्टिड का आकार बैरल होता है। बैरल मतलब होता है ढोलक नुमा होता है, मतलब घुमावदार होता है। यह भित्ति मोटी तथा पीले भूरे रंग की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाइनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, बच्चों इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसे निशेष बीजाणु भी कहा जाता है। जो काइनेस्ट होते हैं उनको निशेष बीजाणु भी कहा जाता है। इनका निर्माण कुछ तंतुक स्वरूपों में पाया जाता है जैसे एनामिना तथा नॉन स्टॉक आदि। इनकी उत्पत्ति के समय कोशिका आकार में बढ़ती है, खाद्य पदार्थ संचय करती है और मोटी भित्ति कोशिका विकसित करती है। क्या होता है, जब इनकी उत्पत्ति होती है तो ये एकाइनेस खाद्य पदार्थ का संचय करती है और मोटी भित्ति कोशिका को विकसित करते हैं। एकाइनेस ताप रोधी होने के कारण शुष्क परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। क्या होता है, इनमें जो टेम्परेचर हाई होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से ये क्या करती है, शुष्क टेम्परेचर पर भी जीवित रहती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोडिक्टोन में लैंगिक जनन का कोशिका चित्र बनाइए। आपका मैंने बना रखा है, देखिए हाइड्रोडिक्टोन का मैच्योर सेल, क्लोरोप्लास्ट और वन सेल दोनों डायग्राम बने हुए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसकी मैं लेवलिंग एक बार पढ़ के बता देती हूँ। जो ऊपरी वॉल है उसे आउटर वॉल तथा अंदर वाली वॉल जो दीवार है उसको इनर सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और इसमें कई स्पोर्स होते हैं जो कि अंदर की खाली तथा बाहर आपका प्लेक्टोप्लाज्म भरा हुआ होता है इसमें। और दूसरे वाले चित्र में देखिए क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस बीच में जो आपका चित्र बना हुआ है वो न्यूक्लियस होते हैं और फ्रेनाइड्स भी इसमें पाया जाता है। ये हो गया हेटेरोडिक्टोन का आपका डायग्राम। फिर नेक्स्ट आपका डायग्राम है यूडोगोनियम के मैक्रेंडस तंतु का नामांकित चित्र। देखिए इसमें बना हुआ है स्टूडेंट, इसको काफी अच्छे से घर में तैयारी करिएगा और कोशिश करिएगा अच्छे से बनाने की, जिससे कि आप अच्छा सा डायग्राम बनाओ। क्योंकि स्टूडेंट डायग्राम बनाने में जो आपको रटा हुआ डायग्राम होता है वो बनाने में टाइम भी कम लेता है और आपको टाइम बचाता है। सेकंड थिंग, आपको पूरे मार्क्स देता है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये दोनों जितने भी मैंने डायग्राम प्रोवाइड करा है वो अच्छे से लर्न करिएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाउचेरिया के थैलस की संरचना के नाम की चित्र बनाइए। ये स्टूडेंट्स आपको खुद से बनाना और ट्राई करना है घर पे। नेट से सर्च करिए या तो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, मैंने क्लास में बनवाया है, इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, आता है काफी ज्यादा। उसके बाद कारा के नर तथा मादा जन्नांग का चित्र बनाइए। कभी कभी ऐसे पूछ लेता, कभी कभी वो कारा के ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस का चित्र पूछ लेता है। बच्चों को पता नहीं होता तो स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं। तो कभी भी कारा के नर जन्नांग का चित्र पूछे तो ग्लोब्यूल का, और मादा जन्नांग का पूछे न्यूक्लियस का आपको डायग्राम बनाना होता है। आप देख लीजिए ग्लोब्यूल होता क्या है। यह एक छोटी सी गोल रचना होती है जो पर्व संधि के एक लंबी पेडिकल सेल द्वारा जुड़ी रहती है। नलिका की बाह्य भित्ति 8 विशाल वक्रित प्लेट की तरह कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है और यह एक कारा का नर जन्नांग भाग होता है। मतलब कि जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ग्लोब्यूल होता है। उसका निक्यूल यह कारा का मादा जन्नांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं इसे। यह कारा का मादा जन्नांग अंग है। यह सदैव गोलिका के ऊपर लगी होती है। इसकी आकृति अंडाकार होती है। यह वृत्त कोशिका द्वारा पर्णसंधि से संलग्न होती है। मैंने दोनों आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दे रखा है। बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स स्टडी करिएगा और कोशिश करिएगा ज्यादा साफ से साफ और अच्छा से अच्छा डायग्राम बनाने की, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आपका जो पेपर है वो सॉल्व आउट हो सके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लिखा है शारगैशम का वर्गीकरण लिखिए। जो आपको शारगैशम है इसका वर्गीकरण, तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशंस लिखनी है और इसमें आपको थोड़े से इसके लक्षण भी लिखने होंगे। तो शारगैशम का वर्गीकरण, सब डिवीजन इसकी एल्गे होगी, क्लास इसकी फियोफाइसी होगी और ऑर्डर इसका फिकेल से होगा और जीनस इसका शारगैशम होगा। मैंने बता रखा था, आपको क्लास में बताया था, किसी भी स्पीसीज का जीनस जो होगा वो आप किसी का भी क्लासिफिकेशन लर्न करो तो जीनस हमेशा वही होता है जो आपको पूछा गया होता है। तो इससे आप लिख सकते हो जल्दी से। और यह समुद्री शैवाल है, शारगैशम जो होता है समुद्री शैवाल है। इसे समुद्री चारा सीवीड्स भी
कहते हैं। सागर नाम सारगेशम की बहुलकता के कारण पड़ा। जो आपका सारगेशम सागर है, महासागर जो सारगेशम नामक सागर है, उसमें सारगेशम नामक पौधा बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो आपकी सारगेशम है स्पीसीज वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से उसका नाम सारगेशो सागर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलीसाइफोनिया का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें भी देखिए आप सिस्टमेटिक पोजीशन में लिखा है। सब डिवीजन आपकी एल्गे होगी, क्लास आपकी रोडोफाइसी होगी और जीनस आपका पॉलीसाइफोनिया होगा। इसके लक्षण क्या है? यह समुद्र तट पर पाया जाने वाला लाल शैवाल है जो कि मुख्यतः अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरीय तटों पर पाया जाता है। क्या है? यह समुद्री तट पर पाया जाता है। सारगेशो जो होता है वो समुद्र के अंदर या समुद्र के पानी में पाया जाता है और यह तट पर मतलब कि लास्ट में पाया जाता है और यह मुख्यतः अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरीय तट पर पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित के विशिष्ट लक्षण लिखिए। हिपैटिकोस्टा, एंटोसिडा और बायोप्सिडा, ये 3 क्वेश्चन है। इसमें आपको कभी कभी पूछा है ब्रायोफाइटा के प्रकार बताइए, तब भी आप इसमें लिख सकते हो और आपको कभी कभी टिप्पणी में शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेता है। अब देखिए हिपैटोस्टा क्या है। गैमेटोफाइट, डॉर्सीवेंट्रल, कभी कभी स्ट्रेट अराइवल सुकाय के रूप में विभाजित रहता है जिसे हिपैटोसिडा कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में बहुत से प्रनाइट्स रहित हरित लवक पाए जाते हैं। क्या होता है? जो आपका इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है हिपैटोसिस्टा में, वो उसमें आपके जो हरित लवक होते हैं वो पाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी वहाँ पे क्लोरोफाइट मोस्टली पाया ही जाएगा। फिर एंथ्रोसिरोसिडा क्या है? गैमेटोफाइट सर्वदा डॉर्सीवेंट्रल चपटा होता है। गैमेटोफाइट उत्तकों में कभी कभी भित्ति नहीं होती है, उसे हम एंथ्रोसेरोप्सिडा कहते हैं। इसमें वायु छिद्र और एयर चैम्बर एब्सेंट होते हैं। ये आपका हो गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा बायोप्सिडा। तो आप ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में तो आपका लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायोप्सिडा क्या होता है? गैमेटोफाइट के कुछ समय तक प्रोटोनीमा स्टेज में रहने के पश्चात गैमेटोफोर बन जाना क्या आपका कहलाता है? बायोप्सिडा कहलाता है। इसमें तना व पत्तियां होती है। एक्सेस एक केंद्रीय संवहन ऊतक और परिधि कॉर्टेक्स भिन्न होता है। इसमें क्या होता है? जो आपकी तना व पत्तियां होती हैं वो एक्सेस एक केंद्रीय होती हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर होंगी आपकी, और जो आपका संवहन ऊतक होगा वो आपका परिधि कॉर्टेक्स से भिन्न होगा। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको कुछ लॉन्ग आंसर बता रखी है, इनकी संख्या 10 है। ये आप 10 लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लोगे तो आप कभी भी पेपर दोगे तो उसमें 4 लॉन्ग आंसर आपके फंस ही जाने हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा, इनके आंसर्स बुक्स में होंगे, आप पढ़िएगा। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर में या यूट्यूब के कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लिखा है ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व को बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है फिश द्वारा दिए गए वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मैंने इसके पहले जो आपके शॉर्ट आंसर थे उसमें बताया था फिश के शैवालों के वर्गीकरण, उसमें 11 भागों में उन्होंने बांटा था। फिर शैवालों के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। फिर उसके लाइकेन क्या होते हैं, इनके प्रमुख लक्षण बताइए। लाइकेन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? लाइकेन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बताया भी था, तो आप कोशिश करिएगा इसका लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि लाइकेन आपको शॉर्ट और लॉन्ग मोस्टली दोनों में पूछा जाता है। फिर क्लामाइडोमोनास की संरचना तथा जनन विधियों के बारे में बताइए। क्लामाइडोमोनास का मैंने डायग्राम शॉर्ट में बताया था, उसकी जनन विधियां एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद करना होगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा। डायग्राम इसके सारे याद कर लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है ईडोगोनिया में थैलस संरचना व लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए। ईडोगोनिया आप याद कर लीजिएगा, इसका आप मैंने स्टूडेंट पढ़ाया था। मोस्टली जो आपको रिप्रोडक्शन होंगे वो आपस में मिलते जुलते मिलेंगे, तो आप एक का याद कर लीजिए, बाकी सबके पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या डिफरेंस है, उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कारा के जीवन का एक नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें पीढ़ी एकांतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें अल्टरनेशन जनरेशन बताना है, कारा मैंने इंपॉर्टेंट बताया ही था। फिर नेक्स्ट पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्शिया या मार्केंसिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। रिक्शिया मार्केंसिया हर बार पूछा जाए, 1 साल रिक्शिया 1 साल मार्केंसिया जरूर पूछा जाता है, दोनों बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर एंथोसिरॉस के जीवन चक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एंथोसिरॉस आप पढ़ लीजिएगा,
ये लॉन्ग आंसर आप लर्न कर लेंगे सारे, तो आप हर साल के जो पेपर होते हैं सेकेंड ईयर के, उसमें इन 10 क्वेश्चंस में 4 तो जरूर फंस जाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है। मैंने आपके लिए इसलिए तैयार किया है कि आप इसको क्वेश्चंस को लिखें, और लिखने के बाद सारा जैसा पेपर में 3 घंटे में पेपर सॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से घर में 2.5 घंटे में कोशिश करिए सॉल्व करने की, जिससे आप जब पेपर देने जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा से अच्छे अच्छा लिख सकें और जल्दी से जल्दी अपना पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपका पेपर जो 3 भागों में बटा होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा में। और जो खंड आ होगा उसमें 6 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे आपको, जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है स्पोरोफाइट क्या होता है, तो आप लिखिएगा। फिर उसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में विभेद कीजिए। ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आपको वीडियो में भी पढ़ाया, क्लास में भी पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहवालों के आवासीय स्थल पर टिप्पणी दीजिए। सहवाल कहाँ रहता है, अभी के अभी बताया इसी में। फिर क्रिप्टोग्राम्स किसे कहते हैं, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से लास्ट वाले वीडियो में बताया, तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। पॉलीसाइफोनिया का वर्गीकरण लिखिए। पॉलीसाइफोनिया का वर्गीकरण इसी में बताया है। ब्रायोफिटा क्या, ये भी अभी वाले वीडियो में बताया है, तो आप कोशिश करिएगा लिखने की, लर्न करके लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड बा। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको आंसर्स लिखने हैं। ब्रायोफिटा के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। पहला क्वेश्चन है ब्रायोफिटा के वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको क्या करना है कि ब्रायोफिटा के बारे में आपको काफी डीप नॉलेज लेकर और काफी बड़ा सा 3-4 पेज का लिखना होगा, और उसके वर्गीकरण लिखने होंगे, उसकी लाइफ साइकिल लिखनी होगी। पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पॉलीसाइफोनिया में क्या जीवन चक्र पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना है। फिर मार्केंसिया के थैलस की बाह्य व आंतरिक संरचना को नामांकित चित्रों की सहायता से समझाइए। मार्केंसिया देखिए पूछा गया है इसमें, तो आपको मार्केंसिया के बारे में लिखना है कि मार्केंसिया में क्या पाए, मतलब कौन कौन से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, कैसे क्या होता है, उसका जीवन चक्र पूरा लिखना है। सहवालों में पाए जाने वाले प्रजनन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए खंड सा में 4 क्वेश्चन दिए। स्टूडेंट, मैं चारों क्वेश्चन इसलिए पढ़े दे रही हूँ क्योंकि आपको जो 2 क्वेश्चन अच्छे लगे वो करिएगा। चारों क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब 3 घंटे लेकर बैठेंगे तो आपको 2-2 ही आंसर करने, मतलब कि खंड बा में 2 आंसर और खंड सा में 2 आंसर्स करने हैं। खंड सा का 6 नंबर आंसर, लाइकेन क्या होते हैं, उनके प्रमुख लक्षण बताइए। लाइकेन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, लाइकेन क्या होते हैं और उनके प्रमुख लक्षण बताइए। लाइकेन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछा जाए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडोगोनियम में थैलस संरचना तथा लैंगिक प्रजनन पर टिप्पणी लिखिए। ईडोगोनियम का जो आपका थैलस स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद केवल और केवल लैंगिक जनन लिखना है, आपको सारे रिप्रोडक्शन इसमें नहीं लिखने। स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसी के हिसाब से आंसर करिए, जिससे कि आपका टाइम पे पेपर सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें पीढ़ी एकांतर को समझाइए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो देखिए इसमें कारा का जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद फिर पीढ़ी एकांतर को स्पष्ट करना है, इसमें अल्टरनेशन जनरेशन बतानी है। फिर एंथोसोरस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एंथोसोरस, तो आपको इन 4 में से जो 2 क्वेश्चन आते हो वही करना, बाकी आप सारे नहीं अटेम्प्ट करना। तो आपको मतलब 6 शॉर्ट 2 लॉन्ग, इससे खंड बा से 2 लॉन्ग खंड सा से कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको पेपर पूरा कंप्लीट करके आंसर्स लिखने हैं। और जल्द से जल्द आप सोचिएगा, मतलब स्टूडेंट कोशिश करिएगा 2.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व कर सके, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो वहाँ पे 3 घंटे में पेपर आप सॉल्व कर सके। और बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा, डायग्राम बहुत अच्छे बनाइएगा स्टूडेंट। और सारे पेपर सॉल्व करने में जो भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। स्टूडेंट पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर होंगे, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। लॉकडाउन अभी तो बढ़ गया 17 मई तक, आशा है कि जल्दी खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।